अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के इतिहास में आज पहली बार हुआ कि यह पुरस्कार वर्चुअली प्रदान किए गए। दरअसल कोविड-19 के इस दौर में अब सब कुछ ऑनलाइन हो चला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज खेल पुरस्कार जब प्रदान किए तो खिलाड़ियों से उम्मीद जताई कि वो आने वाले ओलंपिक खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और आप देखिए कि सरकार ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जो खेल पुरस्कार की नकद राशि है उसमें जबरदस्त इजाफा किया है। क्या इजाफा किया है आपको इस विस्तृत रिपोर्ट में बताएंगे। किन खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला है, किन को द्रोणाचार्य मिला है, किन को अर्जुन पुरस्कार मिला है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। ये बता दें कि इस साल कुल 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से नवाजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो वर्चुअली जुड़े हुए थे राष्ट्रपति भवन से, और खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय खेल प्राधिकरण के 11 केंद्रों से जुड़े हुए थे। आज बताया गया है कि 60 खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी के कारण शनिवार को ऑनलाइन आयोजित किए गए समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सालाना राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया, जो कई शहरों से लॉगिन हुए। इस साल 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें 5 को खेल रत्न और 27 को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इनमें से 60 खिलाड़ियों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के 11 केंद्रों से वर्चुअल समारोह में हिस्सा लिया। क्रिकेटर रोहित शर्मा को खेल रत्न और ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, लेकिन वह समारोह में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वे इंडियन प्रीमियर लीग की प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त अरब अमीरात में हैं। जबकि स्टार पहलवान विनेश फोगाट, जिनको खेल रत्न दिया गया है, और बैडमिंटन खिलाड़ी सत्विक साईराज रंकीरेड्डी, जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद समारोह से हटना पड़ा। रोहित और विनेश के अलावा 3 अन्य खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, पैरालंपिक स्वर्ण पदकधारी मरियप्पन थांगवेलु और महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल को दिए गए, जिन्होंने समारोह में हिस्सा लिया। मनिका ने पुणे से, जबकि थांगवेलु और रानी ने भारतीय खेल प्राधिकरण के बेंगलुरु केंद्र से लॉगिन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाग लेने वाले पुरस्कार विजेताओं की प्रशंसा की, जिनके नाम पुकारे गए और उनकी उपलब्धियां बताई गई। हालांकि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल की कमी महसूस हुई, जहां यह समारोह आयोजित किया जाता है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने समारोह शुरू होने से पहले कहा, कोविड-19 के दौरान यह पहला पुरस्कार समारोह है जिसमें राष्ट्रपति उपस्थित हुए हैं। इस साल खिलाड़ियों के नकद पुरस्कारों में बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह खेल रत्न की पुरस्कार राशि को 25 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया, जो पहले 7.5 लाख रुपए थी। अर्जुन पुरस्कार हासिल करने के लिए समारोह में 22 खिलाड़ी ऑनलाइन हुए। उन्हें 15 लाख रुपए दिए गए, जो राशि पहले की तुलना में 10 लाख रुपए अधिक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये आजीवन पुरस्कार होते हैं, तो द्रोणाचार्य पुरस्कारों की राशि पहले 5 लाख हुआ करती थी, जिसे 15 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं नियमित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रुपए प्रदान किए गए, जो राशि पहले 5 लाख रुपए होती थी। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख के बजाय 10 लाख रुपए दिए गए। कोविड-19 के कड़े प्रोटोकॉल के कारण पुरस्कार के 44 साल के इतिहास में पहली बार हुआ जब विजेता, मेहमान और अन्य गणमान्य व्यक्ति दरबार हॉल में इकट्ठा नहीं हो सके। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और भरोसा जताया कि भारत 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शीर्ष 10 देशों में शामिल रहने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। 1 से अधिक घंटे समय तक चले समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई। आप सभी ने अपने प्रदर्शन से सभी भारतीयों को अविस्मरणीय क्षण प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रत्येक की भागीदारी के बूते किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ति के तौर पर सामने आएगा। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य 2028 ओलंपिक खेलों में शीर्ष 10 पोडियम में रहने वाले देशों में शामिल होना है। हम निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को खेल संस्कृति बनाने की जरूरत है और हर किसी को इसे हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व खेल महामारी से प्रभावित हैं, लेकिन साथ ही उम्मीद जताई कि खिलाड़ी इस अनुभव से मजबूत होकर निकलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा, कोविड-19 ने विश्व खेलों को बहुत प्रभावित किया है। ओलंपिक खेल स्थगित हो चुके हैं। हमारे देश में भी सभी खेल गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। खिलाड़ी और कोच अभ्यास और टूर्नामेंट के रुकने से कम प्रेरित हो सकते हैं।
उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि खिलाड़ी इस परीक्षा से मानसिक रूप से और मजबूत होकर निकलेंगे और उपलब्धियों का नया इतिहास रचेंगे। इस साल अर्जुन पुरस्कार हासिल करने वालों में स्टार धाविका द्युति चंद, महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, गोल्फर अदिति अशोक और पुरुष हॉकी टीम स्ट्राइकर आकाशदीप सिंह शामिल थे। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार 8 कोचों को दिया गया, जिसमें तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी, नरेश कुमार टेनिस, शिव सिंह मुक्केबाजी और रमेश पठानिया हॉकी शामिल हैं। नियमित वर्ग में हॉकी कोच जूट फेलिक्स और निशानेबाजी कोच जसपाल राणा सहित 5 को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। शुक्रवार को एक दुखद घटना हुई जब द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार विजेता एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का दिल का दौरा पड़ने से बेंगलुरु में निधन हो गया। इस साल ध्यानचंद पुरस्कार 15 कोचों को दिया गया है, जिसमें सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन और नंदन बाल टेनिस शामिल हैं। गोल्फर अदिति अशोक और पूर्व फुटबॉलर सुखविंदर सिंह संधू इसमें हिस्सा नहीं ले सके क्योंकि वे देश से बाहर हैं। केंद्रों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया, बल्कि पुरस्कार विजेता पीपीई किट पहने दिखे। खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रत्येक पुरस्कार विजेता को केंद्र में आने से पहले कोविड-19 जांच से गुजरना पड़ा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का आज लोकार्पण किया और इस दौरान किसानों को तमाम सुझाव दिए हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस तरह प्रयासरत है, क्या क्या काम कर रही है, बुंदेलखंड क्षेत्र की जो जल की समस्या है उसका निदान कैसे किया जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं, जब लोकार्पण समारोह हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब छात्रों से बातचीत की, वो क्या बातचीत थी, उसके बाद आपको सुनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण जो उन्होंने इस अवसर पर दिया। और ये जो प्रधानमंत्री का संबोधन था, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को अवश्य सुनना चाहिए। जो कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें सुझाव भी हैं, इस संबोधन में मार्गदर्शन भी है। आइए देखते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में शनिवार को रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण एवं उसके शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय कम वर्षा वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। उद्घाटन के उपरांत प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की और खाद्य तेल के आयात को कम करने और खाद्य प्रसंस्करण, विशेष रूप से फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण को बढ़ाने जैसी कुछ चुनौतियों के समाधान के तरीकों के बारे में उनकी राय मांगी। मोदी ने एक छात्र से पूछा कि क्या सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सूक्ष्म, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा की जा सकती है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में जल के पुनर्चक्रीकरण तथा नवीन और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के माध्यम से जल और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2014-15 में अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया। वहां कृषि, बागवानी और वानिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों की पेशकश की जा रही है। अभी तक यह विश्वविद्यालय झांसी में इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट के परिसर में चल रहा था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान से बुंदेलखंड क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने की गुंजाइश मौजूद है, जिस दिशा में सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झांसी में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने से सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र लाभान्वित होगा और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सरकार के हालिया प्रयासों की सराहना की, जिसने इस क्षेत्र में बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने क्षेत्र में काफ़ी हद तक सूखे को दूर करने में मदद की है, जबकि जल जीवन मिशन ने यहाँ पेयजल समस्या का समाधान किया है। हमारे देश के कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे अन्य साथी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अन्य अतिथिगण, सभी विद्यार्थी मित्र और देश के हर कोने से जुड़े हुए इस वर्चुअल समारोह में उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को
बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां से पढ़कर बहुत कुछ सीख करके निकलने वाली युवा साथी देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का काम करेंगे। छात्र छात्राओं की तैयारियां, उनका उत्साह और अभी जो संवाद हो रहा था और जो मेरी आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, मैं वो उत्साह, उमंग, विश्वास मैं अनुभव कर रहा था। ये दिखाई दिया। मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं से स्टूडेंट को और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। हम सबको ये वाक्य बराबर याद है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है और इसी झांसी से, इसी बुंदेलखंड की धरती से आवश्यकता है। मेरी झांसी, मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है, एग्रीकल्चर की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में और गांव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों, इस समय और जब हम इस संकल्प के साथ ही हाल में कृषि से जुड़े ऐतिहासिक रिफॉर्म्स ये सरकार लगातार कर रही है। कई रिफॉर्म्स किए गए हैं। भारत में किसान को बंदिशों में जकड़ने वाली कानूनी व्यवस्थाएं, मंडी कानून जैसा और आवश्यक वस्तु कानून, इन सब में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इससे किसान अब बाकी उद्योगों की तरह पूरे देश में मंडियों से बाहर भी जहां उसको ज्यादा दाम मिलते हैं वहां अपनी उपज बेच सकेगा। इतना ही नहीं, गांव के पास उद्योगों के क्लस्टर बनाने की व्यापक योजना बनाई गई है। इन उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिले, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से हमारे कृषि उत्पादक संघ, हमारे एफपीओज अब भंडारण से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर पाएंगे और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगा पाएंगे। इससे
कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके सभी साथी, इन सबको नए अवसर मिलेंगे, नए स्टार्टअप्स के लिए रास्ते बनेंगे। साथियों, आज बीज से लेकर के बाजार तक खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का, आधुनिक रिसर्च के फायदों को जोड़ने का निरंतर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है। 6 साल पहले की ही बात करें तो जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, आज 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देश में कार्यरत है। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान, IARI झारखंड, IARI असम और बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इनकी भी स्थापना की जा रही है। ये रिसर्च संस्थान छात्र छात्राओं को नए मौके तो देंगे ही, स्थानीय किसानों तक टेक्नोलॉजी के लाभ पहुंचाने में भी, उनकी क्षमता बढ़ाने भी मदद करेंगे। अभी देश में सोलर पंप, सोलर ट्री, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक तैयार किए गए बीज, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, अनेक क्षेत्रों में एक साथ काम हो रहा है। इन प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए, खासतौर पर बुंदेलखंड के किसानों को इससे जोड़ने के लिए आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि और इससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने में कैसे काम आ रहा है, हाल में इसका एक और उदाहरण देखने को मिला है। आपको याद होगा, यहां बुंदेलखंड में मई के महीने में टिड्डी दल का बहुत बड़ा हमला हुआ था। और पहले तो ये टिड्डी दल यानी अपने आप में खबर आती है जब टिड्डी दल आने वाला है तो रात रात किसान सो नहीं पाता है, सारी मेहनत मिनटों में तबाह कर देता है। कितने ही किसानों की फसल, सब्जियां बर्बाद होना बिल्कुल निर्धारित हो जाता है। मुझे बताया गया है कि बुंदेलखंड में करीब करीब 30 साल बाद टिड्डियों ने हमला किया, वरना पहले इस क्षेत्र में टिड्डियां नहीं आती थी। साथियों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के 10 से ज्यादा राज्य टिड्डी दल या लोकस्ट के हमले से प्रभावित हुए थे। जितनी तेजी से ये फैल रहा था, उस पर सामान्य तौर तरीकों, पारंपरिक माध्यमों से नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल था। और जिस प्रकार से भारत ने ये टिड्डी दल से मुक्ति पाई है, इतने बड़े हमले को बहुत वैज्ञानिक तरीके से जिस प्रकार से संभाला है, अगर कोरोना जैसी और चीजें न होती तो शायद हिंदुस्तान के मीडिया में हफ्ते भर इसकी बहुत सकारात्मक चर्चा हुई होती। इतना बड़ा काम हुआ है। और ऐसे में टिड्डी दल के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए जो युद्ध स्तर पर काम किया गया, झांसी समेत अनेक शहरों में दर्जनों कंट्रोल रूम बनाए गए, किसानों तक पहले से जानकारी पहुंचे इसका
इंतजाम किया गया। टिड्डियों को मारने और भगाने के लिए जो स्प्रे वाली स्पेशल मशीनें होती हैं, वो भी तब हमारे पास इतनी संख्या में नहीं थी, क्योंकि ये हमले ऐसे नहीं आते हैं। सरकार ने तुरंत ऐसी दर्जनों आधुनिक मशीनों को खरीदकर झीलों तक पहुंचाया। ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, केमिकल हो, दवाइयां हो, ये सारे संसाधन लगा दिए ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो। इतना ही नहीं, ऊंचे पेड़ों को बचाने के लिए बड़े क्षेत्रों में एक साथ दवा का छिड़काव करने के लिए दर्जनों ड्रोन लगा दिए गए। हेलीकॉप्टर तक के दवाई छिड़काव किया गया। इन सारे प्रयासों के बाद ही भारत अपने किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होने से हम बचा पाए हैं, हम बचे हैं। स्थानीय ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हो, आधुनिक कृषि उपकरण हो, इसको देश की कृषि में अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिए आप जैसे युवा रिसर्चर्स को, युवा वैज्ञानिकों को निरंतर एक समर्पित भाव से वन लाइफ वन मिशन की तरह काम करना होगा। बीते 6 साल से ये निरंतर कोशिश की जा रही है कि रिसर्च का खेती से सीधा सरोकार हो। गांव के स्तर पर छोटे से छोटे किसान को भी साइंटिफिक एडवाइस उपलब्ध हो। अब कैंपस से लेकर फील्ड तक एक्सपर्ट के जानकारों के इस इकोसिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए काम किया जाना जरूरी है। इसमें आपके विश्वविद्यालय की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है, उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इसके लिए भी अनेक जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। साथियों, कितनी ही चुनौतियां क्यों न हो, निरंतर उनका मुकाबला करना हमेशा से, सिर्फ लक्ष्मीबाई के जमाने से नहीं, हमेशा से बुंदेलखंड अगुवाई करता रहा है। बुंदेलखंड की यही पहचान रही है कि कोई भी संकट के सामने मुकाबला करना। कोरोना के खिलाफ बुंदेलखंड के लोग भी डटे हुए हैं। सरकार ने भी प्रयास किया है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, गरीब का चूल्हा जलता रहे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों को, जैसे देश के अन्य भागों में मुफ्त राशन दिया जा रहा है, आपके यहां भी दिया जा रहा है। बुंदेलखंड की करीब करीब 10 लाख गरीब बहनों को इस दौरान मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए हैं। लाखों बहनों के जनधन खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अकेले उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च अब तक किया जा चुका है, जिसके तहत लाखों कामगार साथियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस अभियान के तहत यहां बुंदेलखंड में भी सैकड़ों तालाबों को ठीक करने
और नए तालाब बनाने का काम किया गया है। साथियों, चुनाव से पहले जब मैं झांसी आया था, तब मैंने बुंदेलखंड की बहनों से कहा था कि बीते 5 वर्ष शौचालय के लिए थे और आने वाले 5 वर्ष पानी के लिए होंगे। बहनों के आशीर्वाद से हर घर जल पहुंचाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी और एमपी में ये बुंदेलखंड फैला हुआ है। ये बुंदेलखंड के सभी जिलों में पानी के स्रोतों का निर्माण करने और पाइपलाइन बिछाने का काम निरंतर जारी है। इस क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की करीब 500 जल परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। पिछले 2 महीने में इनमें से करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है। जब ये तैयार हो जाएगी तो इससे बुंदेलखंड के लाखों परिवारों को सीधा लाभ होगा। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अटल भूजल योजना पर भी काम चल रहा है। झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और ललितपुर, इसके साथ साथ पश्चिम यूपी के सैकड़ों गांवों में जल स्तर को सुधारने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक की योजना पर काम जारी है। साथियों, बुंदेलखंड के एक और बेतवा बहती है और दूसरी ओर केन नदी बहती है। उत्तर दिशा में मां यमुना जी हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि इन नदियों के पानी का पूरा लाभ पूरे क्षेत्रों को नहीं मिल पाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए भी केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना में इस क्षेत्र के भाग्य को बदलने की बहुत ताकत है। इस दिशा में हम दोनों राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं, काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब बुंदेलखंड को पर्याप्त जल मिलेगा तो यहां जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी यहां रोजगार के हजारों नए अवसर बनाने का काम करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब वीरों की ये भूमि झांसी और इसके आसपास का ये पूरा क्षेत्र देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो जाएगा। यानी एक तरह से बुंदेलखंड में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का मंत्र चारों दिशाओं में गूंजेगा। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बुंदेलखंड की पुरातन पहचान को, इस धरती के गौरव को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर यूनिवर्सिटी के नए भवन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को आप हमेशा याद रखिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।